अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे अस्मा इकबाल के साथ। अस्मा इकबाल साहिबा की ख़राबी सेहत के बायस वो आज प्रोग्राम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये आर्जी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। नाज़रीन, सियासतदानों का रवैया भी अजीब है। जब इन्होंने अपने मतलब की नशिस्तें लेनी हो, सेनेट में इन्होंने को अफ़ाम व तफ़हीम का मामला करना हो और सेनेट की टिकटें तकसीम करनी हो और कारकुनान को पसे पुश्त रखना हो, तो फिर अपोजिशन और तहरीक इंसाफ आपस में बगलगीर भी होते हैं और एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं और मिल बैठ के तकसीम कर लेते हैं कि चलें 6 सीटें हमें दे दें, 5 सीटें आप ले लें। और यही रवैया हमने पंजाब के सेनेट के इलेक्शन में भी देखा और इस सारे रवैये का नाम यह था कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए ये अफ़वाम व तफ़हीम पैदा की। लेकिन ये अजीब मामला है कि आपने अपने मनपसंद लोगों को जब सेनेटर बनवाना हो तो अफ़वाम व तफ़हीम हो सकती है, आपने अपने भाइयों को सेनेटर बनवाना हो, बेटे को बनवाना हो तो फिर हर चीज़ ठीक हो सकती है। लेकिन अगर अमन व अमान की बात हो, अवाम की बात हो, महंगाई की बात हो, तो फिर आप किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं होते। ये बात मैंने इसलिए की कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा दिल करके अगर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ही ली थी अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर दीगर सियासी जमातों को उसमें शरीक होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने भी जाने से इनकार कर दिया, नून लीग, ANP और JUIF ने भी उस APC में शिरकत से माजरत कर ली। सवाल यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब की इस स्टेप से आप इत्तफाक नहीं करते, अली अमीन गंडापुर साहब को पसंद नहीं है, तो फिर आपने उनके साथ बैठ के सेनेट का मुआहिदा क्यों किया? क्या आवाम ये सोचने पे मजबूर नहीं होगी कि ये सियासतदान सिर्फ अपने भाई, बेटे और ताल्लुकदारों को अरकान असम्बली बनाने के लिए, सेनेट बनाने के लिए तो इकट्ठे हैं, लेकिन अवाम के लिए इकट्ठे नहीं होते? इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज अफगानिस्तान के रास्ते तवातर से होती रही। हमने बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट किए और उसके शवाहिद खुद पाकिस्तान के इदारों ने मुख्तलिफ फोरम पर रखे। लेकिन अब एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक तजारती मुआहिदा जो है वो साइन हुआ है। क्या ये तिजारत और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो साथ साथ चल पाएंगे? क्या अफगानिस्तान के साथ हम जो तिजारती मुआहिदा किया है और उसके ऊपर जो 1 अगस्त से इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसीज हो रही है जिस तरीके से अफगानिस्तान के रास्ते, क्या वहाँ की हुकूमत उस सारे मामले में पाकिस्तान के साथ ताउन करके पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंसर्जेंसी जो है उसको रोक पाएगी या नहीं? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी देखते हैं कि हालात थोड़े से ठीक होते हैं तो स्मगलिंगें शुरू हो जाती हैं। ये स्मगलिंग अशिया खुर्दोनोश की नहीं, ये बल्कि डॉलर की है। अब ये सुनीद थी, एक हाई पावर डेलीगेशन की कल मुलाकात हुई किसी जगह पे और उस मुलाकात के बाद ये बात सामने आई कि डॉलर जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे ऊपर जा रहा है और उसकी वजूहात क्या है। उसमें तमाम सरकमस्टांसेस और तमाम एविडेंसेस की बुनियाद पे ये बात सामने आई कि डॉलर अब भी अफगानिस्तान और ईरान स्मगल हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे ऊपर जा रहा है। मलिक बोस्तान तवातर से ये बात कहते रहे हैं कि डॉलर की एक्चुअल प्राइस जो है वो 250 से 70 के दरमियान फाल करनी चाहिए। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में बाकायदा डॉलर को की स्मगलिंग के हवाले से एक मरबूत प्लान किया गया है और जो क्रैकडाउन है वो शुरू कर दिया गया है। उसमें FIA भी शामिल है और दीगर इदारे भी शामिल हैं। इससे क्या जो है वो आउटकम आएगा और किस तरह हम डॉलर को कंट्रोल कर पाएंगे, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और आज जिन लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे नसीम सिद्दीकी साहब लंदन से। नसीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज़म मलिक साहब लाहौर से मेरे साथ होंगे। आदिल निज़ामी साहब ने मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया। इम्तियाज़ फरहान साहब कराची से उन्होंने ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने का। मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, इम्तियाज़ फरहान साहब। सर ये फरमाइएगा कि तमाम सियासी जमातें सियासतदानों के और अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए तो इकट्ठे हो सकते हैं, अवाम के लिए, अमन के लिए, मईशत के लिए, इन्वायरमेंटल मामला के लिए क्यों इकट्ठे नहीं होते? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का क्यों बाइकाट किया इन तमाम सियासी जमातों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रीज़न तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस जाहिर है कि सिर्फ उन्होंने बाइकआउट किया या शिरकत नहीं की। हम दोनों बात कर सकते हैं। बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि अवाम के लिए भी कम से कम एक साथ बैठना चाहिए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी रास्ते बयान करने चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर को इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? उससे पहले जब वफाकी हुकूमत ने अमन के लिए इकदाम किए तो अली अमीन गंडापुर ने क्यों ताउन नहीं किया? और जो बहुत सारे सवालात हैं उसके अली अमीन गंडापुर क्यों जवाब नहीं देते? अब उसको क्या वजूहत है? क्या ये बात अपनी जगह अभी तक मौजूद नहीं है कि वो 50,000 खानदान जिनको माजी में ये जो तालिबान TTP से ताल्लुक रखते थे उन्हें सवात में लाके आबाद किया गया और जिन इलाकों में उन्हें आबाद किया गया अमन अमान की सूरत हाल वहीं खराब है। अली अमीन गंडापुर उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है।
क्या सद्दे मलिकत आरिफ अलवी ने 400 से जायद ऐसे दहशतगर्दों को नहीं छोड़ दिया था, उनकी सजाएं माफ नहीं कर दी थी जो एपीएस में बच्चों की शहादत के अंदर मुलविस थे? उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने आज तक कोई नहीं उसके ऊपर बात की, सारी बात नहीं की। तो हो सकता है यही जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो किसी और के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, वो सियासी जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर का जिसका आपने जिक्र किया सेनेट के इंतखाबात में खामोशी का, जिसमें माशाल्लाह अच्छी बात है कि मुराद सईद भी इलेक्ट होके आ गए, इस पे इमरान खान की खामोशी है, इस पे अलीमा खान की अभी तक खामोशी है। तो क्या उनकी रजामंदी के बगैर ये हो गया? अगर हो गया तो अभी तक उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर किसी किस्म का ट्वीट क्यों नहीं आया, किसी किस्म का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? बात सारी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की है, एक दूसरे पे अदम एतमाद की बात है कि अली अमीन गंडापुर जाहिर है अपनी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासी जमातें उसका हिस्सा बनना नहीं चाहती। इस पे कम से कम मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक फेडरेशन को एक इंटरवीन करना चाहिए या फेडरेशन को फैसिलिटेट करना चाहिए। वहां के गवर्नर को अली अमीन गंडापुर तस्लीम नहीं करते जो वफाक के नुमाइंदे हैं, तो वफाक को अपना नुमाइंदा खुद आगे लाना चाहिए, क्योंकि अगर अफगान ट्रांजिट की बात हो या अफगान से तिजारत की बात हो, सूबा खैबर पख्तूनख्वा बड़ा एग्जिस्ट करता है और हमें इन सवालात के जवाब चाहिए कि दहशतगर्दों को वापस लाके आबाद क्यों किया गया और जिन दहशतगर्दों को सदारती माफी दी गई उसका क्या होगा? आपको पॉइंट आ गया। लेकिन इम्तियाज़ फरहान साहब, आपने जो बात की कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आदिल निज़ामी साहब, अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो तो फिर 5-6 का फार्मूला तो बड़े भरपूर कॉन्फिडेंस से सीधा हो गया। वहाँ पे एक बंदे ने इलेक्शन लड़ा, वो नहीं जीत सका, हत्ता कि वो पीटीआई का उस रुकन था। तो इनका आपस में तो कॉन्फिडेंस लगता है सियासी मफादात के ऊपर, अवाम के मफादात के ऊपर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का आना कोई समझ से बालातर है। बहुत शुक्रिया कैसे हम अली अमीन गंडापुर साहब की इधर सियासत को देख लें। तकरीबन 1.5 साल होने को है वो सीएम बने हुए, उनका सारा फोकस उनका पहले एहतजाज पे रहा, तहरीक पे रहा, बानी पीटीआई को बाहर लाने पे रहा। लेकिन अब मुझे लगता है बज़ाहिर कि अली अमीन गंडापुर जिनके ऊपर तनकीद होती थी कि गवर्नेंस रही है केपीके में, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। पारा चनार की जो सिचुएशन रही वहाँ पे वो नहीं गए, उस तरह इजलास उन्होंने सीएम हाउस तक बुलाए, बहुत से ऐलानात होते रहे, बहुत सी चीज़ें जो करनी चाहिए थी एज ए सीएम उन्होंने नहीं की। तो अब मुझे लगता है कि सेनेट इलेक्शन या वो तहरीक और वो पूरा जो मामला, पार्टी के अंदर से प्रेशर, पार्टी के बाहर से प्रेशर, वहाँ पे सूबे में तब्दीली की बातें, वफाक का नाराज़ होना, मौलाना का वहाँ पर जाकर ऐलान करना, कुंडी साहब का वहाँ पे कहना जिस दिन 1 नंबर पूरा हो गया ये सीएम नहीं रहेंगे, तो शायद अब गंडापुर साहब को रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पे अब कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे गवर्नेंस के लिए भी करना होगा। सवात वाला जो मामला हुआ, 18 लोग वहाँ पे पानी में बह गए, वहाँ पे आपको देखें कि नाहली सामने आई कि मुसलसल कंजेक्टिव तीसरी गवर्नमेंट है, आपके पास वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, आप वहाँ पे जो अदारे हैं उनको इतना स्ट्रेंथन नहीं कर पाए। तो ये जो तनकीद हो रही, तो शायद अब गंडापुर साहब को रियलाइज़ हुआ कि अब थोड़ा सा मुझे अवामी जो मसाइल हैं, जो अवाम की चीज़ है, उस जानिब मुझे बढ़ना होगा। लेकिन अब जो दीगर सियासी जमातों का इस पर रवैया है, अब मुझे यहाँ पे पारा चनार के मामले पे कुंडी साहब ने, जो गवर्नर है वहाँ पे, उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की थी और कहा था ये तो सिंबॉलिक सा इनका एक ओहदा है, ये जनाब जी इंजॉय करें, प्रोटोकॉल इंजॉय करें, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। गंडापुर साहब ने क्या क्या उनके बारे में कहा था, तो शायद ये एक अच्छा टाइम आया उनके पास उसका जवाब देने के लिए। लेकिन नहीं होना चाहिए। अवामी एक जो इश्यूज़ है केपीके में, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपके सामने है, डीपीओ हंगू पे फायरिंग हो रही है, पारा चनार की सूरत हाल, डीआई खान जो गवर्नर का, जो सीएम का मौलाना का इलाका है, मौलाना के अपने साहबजादे के साथ वहाँ पे क्या हुआ। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द टाइम इनको बैठना होगा। वफाक से खासे कंसर्न आ रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कि एफसी जो है उसको वफाकी हुकूमत ने खुद से ऑन किया, पहले वो सूबाई हुकूमत को दे रखे थे उसके बहुत से मामला। तो ये वो चीज़ें हैं, वो मैसेजेस थे जिनको रीड किया अली अमीन गंडापुर ने, इसलिए उनको सारी चीज़ें याद आई। जी ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, सारे सियासतदान, सवाल वही है, सेनेट के लिए ठीक है, मखसूस नशिस्तों के लिए ठीक है, अवाम के लिए इकट्ठे नहीं बैठने को तैयार, वजह क्या है? काशिफ साहब, इमरान खान के अलावा आजकल जो सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला बंदा है वो है अली अमीन गंडापुर। आप लोगों ने भी उसको एक लीडर बना दिए। अच्छा, मजे की बात ये है कि अभी मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई इम्तियाज बात कर रहा था दहशतगर्दों को बसाने की। तो भाई ये जो जमहूरी हुकूमत है उसका फैसला नहीं होता, सिर्फ सदर सिग्नेचर करता है। एहसानुल्लाह एहसान को कोई वो अली अमीन गंडापुर की हिरासत में था या जो बीएलए के लोगों को अभी धारे में लाया जाता है वो क्या अली अमीन गंडापुर या देखिए, अगर कोई कौमी धारे में आना चाहता है तो उसमें कोई मज़ाइका नहीं है। जी, मैंने कहा अगर कोई कौमी धारे में आता है तो कोई मज़ाइका नहीं है, चले अच्छी अपनी रूटीन लाइफ में आता है। उनको क्यों बसाया गया? तो भाई ये काम फोर्सेस को होता है, उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। बिल्कुल आपका सही सवाल है, लेकिन हम जो है ना वो सिर्फ एक शख्स को या एक सूबे को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हमारा तो काम है कि हर तरफ रोशनी
डालें। वो कहते हैं ना, सारी जाति देखो तो आधी दो बांट। तो मेरे ख्याल से पीटीआई को या अली इब्राहिम गंडापुर को ये बात समझ आ गई है। अभी जिक्र हुआ 18 बंदे दरिया सवाब पे बह गए, बहुत गलत वाक़या है, लेकिन 20 बच्चे जो है वो पंजाब के हॉस्पिटल में भी मर गए। 15-20 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो सिंध में है, तो वहाँ पर कौन सी शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। तो अगर हम सबको डिस्कस कर लें तो बेहतर, क्योंकि हमारा काम जो तजिया देना ना, हम ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन डिस्कस करें, जो अवाम के अपना मसाइल है उनको डिस्कस करें। अवाम के मसाइल पे तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। आप ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि अवाम के मसले के लिए कोई नहीं बैठता, तो वो एक इमरान खान है ना जो अवाम के लिए जेल काट रहा है, उसके ऊपर हर किस्म का जुल्म सितम ढाया जा रहा है, लेकिन वो एक कदम पीछे नहीं हट रहा। वो अवाम के लिए ही जेल के अंदर है, और अवाम ने ही उसको वोट दे के उनकी पार्टी को क्या वोट तो इमरान खान के नाम पे पड़ा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि ना बल्ला ना उनके जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स थे वो भी मौजूद नहीं थे। इमरान खान के वोट पे ना पड़ा। इनके जो अवाम है उसको इमरान खान पे एतमाद है, और इमरान खान अवाम की वजह से जेल काट रहा है। तो मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी ठीक है, आपका नुक्ता नज़र सर आंखों पे, लेकिन हमने बाकी सूबों को भी डिस्कस किया, कल भी किया, लेकिन सवाल ये मेरा वहीं पे है कि आपने अपोजिशन के साथ बैठ के सेनेट का फार्मूला तय कर लिया। आज़म मलिक साहब 5-6 का फार्मूला तय हो गया और वही रिजल्ट बरामद हुआ। तो फिर इन सबको अवाम के लिए, अमन के लिए, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, विफाक हो, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तो सियासतदानों ने मुज़ाकरात करने हैं, बैठने में क्या मज़ाक़ा, क्यों नहीं बैठे? देखिए काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। देखिए केपी वो खिता है जहाँ पे दहशतगर्दी ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई। स्कूलों से लेकर मसाजिद, सहाफ़ियों से लेकर सियासतदानों तक हर तबका दहशतगर्दों का निशाना बना। ऐसे में सूबाई हुकूमत की बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से एक अहम पेशरफ्त हो सकती थी काशिफ, लेकिन अपोजिशन जमातों ने इसमें शिरकत से इनकार करके साबित कर दिया कि सियासत जो है वो अवामी मुफाद और कौमी सलामती से ज़्यादा अहम है। देखिए काशिफ, 2-3 चीज़ों को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। अपोजिशन की जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया, या APC सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। अगर ये दुरुस्त भी है काशिफ, तो क्या अवामी मफाद और अमन के लिए इस मौके को नज़रअंदाज कर देना दुरुस्त था? अगर वाकई हुकूमत संजीदा नहीं थी तो अपोजिशन को अपनी संजीदगी का सबूत दे देना चाहिए था। APC को सियासी शो बनने से रोकने का एक, मुझे लगता है काशिफ, यही तरीका था कि आप उसमें शरीक होते और हुकूमत को आईना दिखाते, जो हुकूमत मुसलसल कई अरसे से कह रही है कि हमने ये किया वो किया। दूसरी जानब काशिफ, हुकूमत की नीयत भी मशकूक रही। क्या ये APC वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मुश्तरका लाहे अमल बनाने के लिए बुलाई गई थी, या सिर्फ हुकूमत की नाकामी छुपाने के लिए? इस सवाल का जवाब बयानात से नहीं, अमल से मिल सकता है, और अमल हमें अभी तक नजर नहीं आया KP के हवाले से। काशिफ, इस सारी गुफ्तगू को अगर हम समेटें जी तो मजमूई तौर पर यह वाक़या कौमी सानिया है। जब दुश्मन मुतहद हो तो सियासतदान बिखरे हुए, जब अमन की जरूरत हो तो जाती एजेंडा हावी हो जाता है। ये तर्ज अमल मेरा ख्याल है काशिफ KP के अवाम के साथ मजाक और शहदा के खून की तौहीन है। अपोजिशन को संजीदगी का और एक ऐसा मुजाहरा करना चाहिए था जो कौम में यकजहती का इजहार नजर आता, लेकिन दोनों तरफ से वो मौके को लूज कर दिया गया। बिल्कुल ठीक, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, और ये एक्चुअली ये कंसर्न है जो आवाम बहरहाल पूछेगी कि आप अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, सेनेट की नशिस्तों के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, उनके लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। किसी की कोई भी नीयत हो, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात हैं, चीज़ें हैं, करके आगे बढ़ना चाहिए। मुज़ाकरात के हवाले से और ट्रेड के हवाले से हम अपने अगले सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तरजीही बुनियादों पर तजारती मुआहिदा हुआ है, इसके दूरस नताइज क्या होंगे, और बिलखसूस जो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज हो रही है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उसके ऊपर हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नसीम सिद्दीकी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये गुफ्तगू कर रहा था, ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कोई आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे किसी भी वजह से, और इंसर्जेंसीज़ के मुतादिद वाक़यात हुए, हमने रिपोर्ट किए। सर, अब एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तरजीही तजारती मुआहिदा तय पा गया है, जो कि मैं समझता हूँ अच्छा है। चले, ट्रेड को फ़रोग मिलेगा, कारोबार खुलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, दिलों में नरमी पैदा होगी। तो सर, आप समझते हैं कि इस सारे फुट प्रिंट को हम जब फॉलो करेंगे
तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान के रास्ते से जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसमें कमी आएगी। नसीम सिद्दीकी साहब। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, होना चाहिए क्योंकि आपके हमसाये ममालिक हैं, इनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और कारोबार बिल्कुल होना चाहिए। अब आप देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप जिस तरह हुआ है कि आप सुबह का नाश्ता लंदन में करें, दोपहर की चाय आप जाके आप पेरिस में पिए, शाम को ब्रसल्स में खाना खाएं और फिर वापस आ जाए। तो हमारे बॉर्डर्स इस तरह के होने चाहिए, एक तो दोस्ती का अंसर होना चाहिए और इतनी अच्छी सफारतकारी हो, जिनके हम बड़ा दावा कर रहे होते हैं कि बिलावल भुट्टो ने बड़ी कामयाब सफारतकारी की, पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आ गए, उसके बाद फलां ने बड़ी अच्छी सफारत की या पीटीआई के दौर में, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है कि आपकी अपने हमसायों के साथ ही नहीं है। आप ईरान खुल के नहीं जा सकते, आप इंडिया नहीं जा सकते, आप अफगानिस्तान नहीं जा सकते। दुनिया अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखती है और ट्रेड करती है। तो ये जो इकदाम किया गया ये बड़ा अहसन इकदाम है। अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए कि उनका जो सर्वाइवल है, पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं अफगानिस्तान के लिए भी, उनकी बड़ी मेहमान नवाजी भी की है जब वो यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम के तौर पे लोग यहाँ पे रहे और साल बल्कि साल भी नहीं दहाइयों पर मुहित रहा है। तो ये एक अच्छा इकदाम, इसके ऊपर काम होना चाहिए और तिजारत बढ़नी चाहिए। जी ठीक। आज़म मलिक साहब, सर आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो तिजारती मुआहिदा हुआ है, इससे आप समझते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी होगी और हमारी जो है आपस में जो तलखी है वो बेहतरी की तरफ जाएगी? देखिए काशिफ, दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। आप ट्रेड एंड टेरर को साथ नहीं चला सकते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत का ख्वाब जो था वो कई दहाइयों से देखा जा रहा है, मगर हर बार ये ख्वाब ज़मीनी हक़ाइक़ की तल्खियों में दम तोड़ देता है। ताज़ा तरीन जो पेशरफ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तरजीही मुआहदा, देखिए इसकी टाइमिंग जो है, मुझे इसकी टाइमिंग पे जो एतराज़ है कि मुझे मुतनाज़ा सी लग रही है। देखिए पाकिस्तानी अवाम मुसलसल ये देख रहे हैं कि केपी और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की नई लहर उभरी है और पाक भारत जंग के दौरान हमने देखा है कि अफगान सरजमीन से जो दहशतगर्दी फूटी है हमारे इलाकों में, उसका जवाब कौन देगा? जब पाकिस्तानी एहलकार बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, टीटीपी खुलेआम अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही है, तो ऐसे में दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारती मोहब्बत है, इसका बयानिया नाकाबिले फ़हम और नाकाबिले कबूल लगता है मुझे। ये सवाल काशिफ अपनी जगह कायम है कि क्या पाकिस्तान की रियासत अब इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो कौमी सलामती के संगीन सवालात को नज़रअंदाज करके सिर्फ तिजारती फ़वाइद के लिए आंखें बंद कर ले, या फिर ये कोई बैरूनी दबाव है, ख़ास तौर पर आलमी मालियाती इदारे, आपको पता है जिस तरह से एक मगरबी ताकतें जिस तरह से रिएक्ट करती हैं दो ममालिक के दरमियान, जैसे ट्रंप साहब बार बार कह चुके हैं कि मैंने दोनों को कहा कि जंग बंद करो और ट्रेड करो। तो इसकी जो टाइमिंग है इसके ऊपर सवालात होने चाहिए, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि तिजारती मोहब्बत ट्रेड एंड टेरर के साथ नहीं चलती, उसके ऊपर रियासती पॉलिसी वाज़िया होनी चाहिए। जी ठीक। आदिल निज़ामी साहब, आप क्या समझते हैं, जो बात आज़म मलिक साहब ने कही वो दुरुस्त है कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती, या हम ट्रेड के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ताकि हमारे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो हमले हैं, वो उसमें कमी हो जाए और चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाए? मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। देखिए ट्रेड बढ़ेगी, उनके इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनके स्टेक्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वो आगे चलकर हम एक अच्छी पोजीशन में होंगे दोनों कंट्रीज। जिस तरह अभी सदीकी साहब बात कर रहे थे, किस तरह के यूरोपीय यूनियन किस तरह वीज़ा फ्री, आप सुबह आप कहीं चाय पिए और कहीं नाश्ता करें और रात का डिनर लंच किसी और कंट्री में करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें दुनिया में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हमें सिर्फ इसको अफगानिस्तान के तनाजुर से नहीं देखना चाहिए। चले एक तो हम बड़ा लंबा बॉर्डर उनका ड्यूरेंट लाइन, हम 2200-2400 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, हमसाया मुल्क है, ब्रादर साहब मुल्क है, उनके पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फूड बास्केट नहीं है, पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए ना सिर्फ हम आगे सेंट्रल एशिया तक जा रहे हैं, बल्कि इसाक डार साहब के दौरे की हम बात देख लें कि वो बात कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते एक ट्रेन ट्रैक की बात कर रहे हैं। अब नकवी साहब जहाँ पर गए हैं उन्होंने बड़ी अच्छी वहाँ पे जाके बातें की, एक अच्छी प्रपोजल दी है अफगान जो अभी हुकूमत है कि आप जनाब मिलकर कार्रवाइयाँ करें। टीटीपी हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है, इंडियन स्पॉन्सर्ड जो वहाँ से टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है, तो इसको रोकना है। और शायद मुझे जो लगता है कि मार के हक के बाद और पिछले जो 3-4 माह की पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान का जिस तरह दुनिया में एतमाद बहाल हुआ है, तो चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में जाएगी। अफगान जो वहाँ पे अबूरी हुकूमत है उनको पाकिस्तान की चीज़ें मानना पड़ेंगी। तो उसके उस तनाजुर में देखा जाए तो गुडविल जेस्चर के तौर पर जो ट्रेड मुआहदा है, जिसमें ज़्यादातर वेजिटेबल सब्जियाँ और टैरिफ जो है 60 से उसको 27% पे ले आए हैं, तो अच्छी चीज़ है, एक अच्छा जेस्चर है। लेकिन ऑन द अदर साइड पैरेलल आपको बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें जो आपकी टेररिज्म के हवाले से है उसको भी फोकस करना पड़ेगा। जी ठीक। इम्तियाज़ फरहान साहब, तिजारत करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो टेररिज्म भी कम होगी, अफगान हुकूमत भी हमारे साथ ज़्यादा अलाइन होगी, आपका क्या मौक़िफ़ है? अल्लाह ताला हमारा ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करे
माजी में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। अफगानिस्तान से जब भी तिजारती, देखें मेरे नुक्ते नजर के मुताबिक सिर्फ अफगान ट्रांजिट बंद कर दिया जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, बंद नहीं किया जा सकता, काफी अरसे पुराना मायदा है, तो शायद पाकिस्तान का बिजनेसमैन सरवाइव कर जाए। आजम मलिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। अफगानिस्तान से हम क्या तिजारत करेंगे? हाँ, ये जरूर है कि सेंट्रल एशिया के बाद ममालिक से तिजारत करने के लिए हमें उनसे रास्ते की डिमांड करनी चाहिए। अदरवाइज हम उनसे क्या कर सकते हैं? एक गोश्त है और दूसरा आप ज्यादा से ज्यादा सब्जियों के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तिजारती तौर पर अफगानिस्तान हमारे ताजिरों को नुकसान पहुंचाने का सबब बनता है। हिंदुस्तान से जितनी तिजारत हो रही है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान के रास्ते होती है, बाय रोड होती है और वाघा बॉर्डर के जरिए सबसे ज्यादा होती है। उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता, बल्कि अफगान ट्रांजिट के नाम पर जो कुछ इंपोर्ट होता है वो वापस आके पाकिस्तान में कम कीमत पर बिकता है, क्योंकि वहां पे कस्टम का कोई तस्वर ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये माहिदा कोई डिप्लोमेटिक कोई फायदे के लिए, मफाद के लिए किया गया हो तो किया गया हो, अदरवाइज जो है मैं नहीं समझता कि इसका कोई फायदा है। और हमारे भाई नसीम सिद्दीकी साहब एक बात कर रहे थे, वो दहशतगर्दों को जो राय, तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रिकमेंडेशंस के ऊपर हुआ था। उन्होंने भी कहा था कि कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं। तो आज सवात में और हर उस जगह दहशतगर्दी हो रही है जहां इन 50,000 खानदान दहशतगर्दों के खानदानों को लाकर किया गया था, और वो 450 जिन्हें आरिफ अलवी ने उसी में हुकूमत की सिफारिश के ऊपर और एप्लीकेशन के ऊपर रहा किया था, वही सारे के सारे नाम आ रहे हैं इस दहशतगर्दी के अंदर, और लेकिन उसको कोई और करने को तैयार नहीं है। आपका पॉइंट और अगर अली अमीन गंडापुर के डिस्कशन की बात है कि मैं अगर गाली गलौच अभी शुरू कर दूं तो सबसे ज्यादा मैं भी डिस्कस होने लगूंगा, मैं बदतमीजी करने लगूं तो सबसे ज्यादा मैं भी डिस्कस होने आपका लगूंगा। पॉइंट आ गया तो इसमें हाँ, इसके लिए यानी किसी का नाम डिस्कस होने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। हाँ, नेक नामी में अगर कोई जा रहा है, कोई अच्छे काम कर रहा है, होना चाहिए, लेकिन जो आपने काशिफ वजाहत कर दी थी, हमने सबकी बात की है। शायद अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पहली मरतबा जिक्र कर रहे हैं। ये बिल्कुल नसीम तमाम सुबह की हमने बात की है। बिल्कुल नसीम सिद्दीकी साहब का ये नुक्ता बड़ा वैलिड है, और जो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला जब अस्मा साहिबा खुद ये प्रोग्राम होस्ट कर रही होंगी तो उन्हें हम ये सजेशन भी देंगे कि आप तमाम वज़रा आला की कारकर्दगी के ऊपर गुफ्तगू करें और नसीम सिद्दीकी साहब को लाजमी शो मिले। बहरहाल नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो ये डॉलर के ऊपर जो कार्रवाई शुरू हुई है स्मगलिंग रोकने के लिए, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या डॉलर की प्राइस नीचे आ पाएगी या डॉलर जो है वो मजीद छुपा लिया जाएगा? इसके ऊपर अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़म मलिक साहब, सर ये डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से एक बड़ी मीटिंग हुई, उसके बाद ये तय हुआ, शवाहिद सामने आए कि एक मरबूत प्लान जो है वो करके इस ऑपरेशन किया जाए ताकि डॉलर की जो स्मगलिंग है, पहले तो हम सुनते थे कि अफगानिस्तान ज़्यादा हो रही है, अब अफगानिस्तान और ईरान दोनों रास्तों पे ये शवाहिद हैं कि डॉलर की बड़ी स्मगलिंग हो रही है, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस जो है वो अननेचुरल तरीके से ऊपर गई है, भले मिनिमम गई है। और मलिक बोस्तान तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, आपने भी ये सुना होगा कि डॉलर की एक्चुअल जो पाकिस्तान में प्राइस है वो 250 से 70 के दरमियान फाल करनी चाहिए। आप समझते हैं ये जो FIA का क्रैक डाउन है जिसमें इदारे भी उनके साथ होंगे, इससे डॉलर जो है वो ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो गया या आ पाएगा? देखिए काशिफ, ये तो आपको पता है कि डॉलर के नरखों में तेजी से इजाफे ने हमेशा पाकिस्तानी मईशत की जो बुनियादी कमजोरियां हैं उसे नंगा किया है। हर बार जब रुपए की कदर गिरती है, हुकूमत करंसी स्मगलर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करती है, जैसे ये कोई नया इंकशाफ हुआ हो। हालांकि काशिफ ये माफिया ना सिर्फ बरसों से काम कर रहा है, आपको बेहतर पता है, बल्कि इसकी जड़ें इदारों, ब्यूरोक्रेसी और हत्ता कि सियासतदानों तक फैली हुई हैं। हालिया ऐलान कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और हुकूमत करंसी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, ये सुनने में बड़ा खुशकुन है, लेकिन मेरा ख्याल है ज़मीनी हकीकत ये है कि इन माफियाज को हमेशा से ताकतवर हलकों की सरपरस्ती हासिल रही है। असल सवाल काशिफ ये नहीं है कि हुकूमत कार्रवाई करेगी या नहीं, बल्कि ये है कि क्या इस बार वो सिर्फ छोटे ट्रेडर्स, एजेंट्स को निशाना इबरत बनाएगी या उन बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ा जाएगा और जो निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं। इस वक्त काशिफ पाकिस्तान की जो मईशत है एक बेरहम खेल का मैदान बन चुकी है, जहाँ करेंसी मार्केट में सियासी और अदाला जाती खेल का शिकार है। मार्केट, हुंडी, हवाला, बैंक चैलेंजेस, मतलब काशिफ में क्या क्या बताऊं आपको, तो ये साबित करेगा। मैं इस पे, आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, मैं इस पर क्या बोलूं, लेकिन मुझे उम्मीद है
कि वज़ीर दाखिला इसके ऊपर बड़ी उनकी बड़ी नज़र है इसके ऊपर, और FIA के थ्रू वो जो काम करने जा रहे हैं, होप सो उनकी जैसी एक जी, विजन ठीक। है वो इस पर काबू पाने की कोशिश करें। जी ठीक। और वज़ीर दाखिला साहब को चाहिए कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको भी मीडिया में रिपोर्ट होना चाहिए ताकि लोगों को हक़ाइक़ सामने आए। इम्तियाज़ फरहान साहब, सर डॉलर के हवाले से जो मलिक बोस्तान साहब ने स्टेटमेंट दिया 250 और 70 के दरमियान ये एक्चुअल इसकी प्लेसमेंट बनती है, इसमें कितनी सदाकत है? और अब तक जो ये डिसीजन हुआ है इसके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ हुई हैं, कराची में कोई क्रैकडाउन हुआ है, उससे कोई फ़र्क पड़ा है सर? देखिए, अभी फर्क तो इतलात तो आई है मार्केट से, लेकिन कोई काबिल जिक्र इतलात नहीं है, पैसों में है, रुपयों में नहीं है कोई आज अभी शाम तक की इतलात। और दूसरा जो मलिक बोस्तान साहब ने 250 और 70 का कहा है, ये अथॉरिटी नहीं है। आप किसी बिजनेस कम्युनिटी से बात करें जो बड़ा बिजनेसमैन है, वो ये कहते हैं कि 230-35 भी बहुत है पाकिस्तान के ऊपर डॉलर की कीमत, और ये 250 और 270 के ऊपर आ रहे ज़ाहिर के हमारे अब देखें 92 तो इंडिया चल रहा है, 84 पे तो हमारा शायद आई थिंक बांग्लादेश है, और सबसे ज़्यादा आप देखें तो अफगानिस्तान ट्रेड कर रहा है 770 और 72 के ऊपर। तो हम उसके हिसाब से मेजर्स क्यों नहीं करते, हम उसके ऊपर क्यों बात नहीं करते कि हमारा उस लेवल पे होना चाहिए। अगर इसाक डार की जब इब्तदाई दिनों में बात होती थी आज से 2-2.5 साल पहले, तो 180 और 190 रुपए पर बात होती थी कि जी 180 और 90 पे ट्रेवल होना चाहिए, जब 310 और 320 तक पहुंच चुका था पाकिस्तानी और इमरान खान की उस वक्त गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त ये बात आ रही थी। अब जाहिर है कि 270 पे आके स्टैंड किया उसने, अब लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता 288 और 289 तक गया, जिसके बाद पता चला कि मलिक बोस्तान साहब की सरबराही में जफर फराचा और जो करेंसी जो मनी चेंजर थे उन्होंने मुलाकात की, एक अहम इदारे के जिम्मेदार अफसर थे, तो ये बात सामने आई। तो अब अफगानिस्तान के साथ ईरान का आ गया, जबकि अफगानिस्तान सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कहा जाता है कि अफगानी जो है वो हमारे यहाँ से डॉलर खरीदते हैं, अफगान ट्रांजिट के नाम पर, वो यहाँ ही से LLC के नाम पर नहीं बल्कि हुंडी के जरिए पेमेंट करते हैं। और कितने ही उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेस जो खासतौर पर चाइना से तिजारत कर रहे हैं उनके साथ शराकत दारी की भी है, क्योंकि अफगानियों का अकाउंट यहाँ खुल नहीं सकता, तो वो कैश मनी देते हैं उन बिजनेस कम्युनिटी के। बहुत सारे हमारे इदारों को पता है, FIA को भी पता है, और दूसरे हमारे कौमी सलामती के इदारों को भी पता है कि किस बिजनेसमैन से वो किस तरह से कंट्रीब्यूशन करके कैश मनी के साथ इंपोर्ट करते हैं और आगे जाते हैं। अल्लाह करे इसके ऊपर ये अभी जिस तरह से है ऑपरेशन अच्छा हो, और ये 250 क्यों करे, 250 से नीचे क्यों नहीं आ सकता। और काशिफ ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जब से 2 दहाई से पहले से जब से ये एक्सचेंज कायम किए गए, ये करेंसी का मामला ओपन करके ये एजेंसीज और मुख्तलिफ मनी चेंजर्स को दिया गया है, जब से बहुत ज्यादा डॉलर के प्रॉब्लम आए हैं। जहाँ हुंडी रुकी है वहाँ उनके अंदर इनके भी बहुत सारे लोग करार दिए गए। रहमान मलिक का ऑपरेशन, रहमान मलिक ने जो अपने दौर में कई ऑपरेशन किए थे, वो इस बात की कड़ी है। आपका पॉइंट आ गया सर, उसका हिस्सा होते हैं। आपका पॉइंट आ गया सर। नसीम सिद्दीकी साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कि इस फैसले से डॉलर की प्राइस नीचे आएगी या मजीद डॉलर जो है वो प्रेशर में आ जाएगा, कैसे देख रहे हैं? काशिफ साहब, आपने भी बड़ी साफत की है। इस्लामाबाद के अंदर हमने तो बहुत इस किस्म की रिपोर्टिंग की है। जब कोई नई गवर्नमेंट आती है, कोई नया जो है वो अकले कुल वाला बंदा आता है, तो ये फॉर्मूले सामने आते हैं, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। ये मुझे बताएं कि डॉलर की स्मगलिंग होती है, कोई बंदा सरहद पार कर सकता है बगैर इजाजत के? किनका कंट्रोल है वहाँ पे, किस तरह स्मगलिंग हो जाती है? ये एक शोशा आता है, इनको पकड़ लिया जाता है, फिर पैसे ले लिए जाते हैं, फिर छोड़ दिए जाते हैं। ये तो दिहाइयां गुजर गई हमें डॉलर के बारे में सुनते हुए। जब हम छोटे छोटे होते थे तो उस वक्त हमने सुना था चीनी 4 आने महंगी हो गई थी युग के दौर में। तो आज वो चीनी कभी इम्पोर्ट होती है, कभी एक्सपोर्ट होती है। गंदम पाकिस्तान में वाफर मिकदार में हो रही होती है, बाहर से जो है वो मंगवाई जा रही होती है। तो इस तरह के जो शोशे छोड़े जाते हैं, इनका मकसद कोई नहीं होता। ये सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए कि हम ये कर देंगे। इस मुल्क में ये माफियाज बड़े स्ट्रॉन्ग है, इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। और इसलिए चैलेंज नहीं कर सकते कि ये माफियाज गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। आप देखते हैं सेनेट में, कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में, ये चीनी चोर, आटा चोर, ये डॉलरों वाले, ये तो सब कुछ बैठे हुए हैं। तो इस मुल्क के साथ कुछ नहीं होने वाला। ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। डॉलर मजीद महंगा होगा, होना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला खुदा के वास्ते बता आवाम पे कोई रहम हो जाए। लेकिन ये बातें हमने बड़े प्रोग्राम में की है, कितने अरसे कितने साल गुजर गए, आपने भी सारा कुछ कवर किया। ये बातें आती जरूर है, लेकिन किसी के पास इतना सिस्टम नहीं है कि वो इस चीज को बना सके। जी ठीक। आदिल निज़ामी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के स्टेप से
कोई बेहतरी आएगी, या जिस तरह नसीम सिद्दीकी साहब ने तो बिल्कुल ही हम सबको नाउमीदी की तरफ ले गए, या इससे वाकई कोई डॉलर की प्राइस नीचे आएगी, कंट्रोल होगी, क्या कहिएगा? साहब पहले तो मतलब कोई साल ऐसा नहीं है जो बगैर किसी बहरान के गुजर जाए पाकिस्तान में। आटा, चीनी और फिर कभी डॉलर, मतलब हर साल हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। हर साल हुकूमती दावे जो हैं वो सामने आते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम, जिस तरह अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि चीज़ें जू की तू ही रहती हैं। अभी डॉलर वाला मामला, आप 300 प्लस से उसको रिवर्स गेयर लगा के बड़ी मुश्किल से उसको आपने स्टेबल किया, 278 280 तक काफ़ी अर्सा वो स्टेबल रहा। लेकिन इतनी कह लें कि कहाँ वीकनेस ऐसी शो हुई, या कहाँ वो जो माफियाज हैं उनको मौका मिला कि उन्होंने दोबारा से सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट किया, दोबारा से कार्रवाई डालने की कोशिश की, और दोबारा से एकदम से जो प्राइस है उसकी हाइक हो गई। तो इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके आपकी इकॉनमी कुछ बेहतर हुई, अल्लाह अल्लाह करके आपने डॉलर को एक जगह लाकर रोका था, लेकिन अब दोबारा से वही मामला, मतलब आपने ऑपरेशन के जरिए किया था। अब कमज़ोरियाँ जो थी पहले उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, वरना इस तरह की मीटिंग्स जो हैं वो होती रहेंगी। आपको देर पा इसके हवाले से एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान पे आपको मालूम ही है कि इंटरनेशनल सेंक्शंस हैं, उनके पास अपने पास डॉलर ना होने के बराबर है ही नहीं। वो सारा आप यहाँ से पाकिस्तान से फीड कर रहे हैं। अफगानिस्तान का भी जिस तरह दोस्तों ने बड़े अच्छे से फरमाया कि सारा अफगानिस्तान जो अफगानी डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा पाकिस्तान का डॉलर है। तो आपको अब ये सारी चीज़ें अदराक है, आपको मर्ज़ मालूम है, आपको पता चल गया है कि कहाँ पे उसको कैसे ठीक करना है। लेकिन आप क्या वहाँ करने के लिए ठीक है, आप सीरियस नहीं है, या आप उस तरह से पॉलिसीज़ नहीं बना रहे कि वो देर पा हो सके, वरना ये मामला अभी दोबारा आप उसको रोकेंगे 280 275 या जो भी फिगर है, बोस्तान साहब फरमा रहे हैं 250, जो भी फिगर है, जो एक्चुअल उसकी प्राइस है उसको मैनेज करके उसको वाला के स्टेबल करें और उसको कड़ी निगरानी करें। ऐसा नहीं है कि जब कोई कार्रवाई डालने लगे तो फिर आपको होश है, बल्कि डाल चुका हो तो आपको होश है। निज़ामी साहब क्विकली क्या सोल्यूशन क्या देंगे, एक जुमले में अगर मैं कहूँ कि जी इस मामले का सोल्यूशन क्या है? इस मामले का सोल्यूशन सर यही है कि जो स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड करें, कड़ी निगरानी करें, जो कार्टेल जो आपको आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनको बख्शे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, डेफिनेटली चीजें ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। आजम मलिक साहब सोल्यूशन क्विकली प्लीज। जी आदिल ने बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि एक बेरहम एहतसाब जो है इसलिए बड़ा जरूरी है, ताकि आप बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालें। छोटे एजेंट्स और जो छोटा ट्रेडर है वो तो बेचारा काम कर रहा है, आप बड़े मगरमच्छों को एहतसाब में लेके आए। इम्तियाज फरहान साहब सोल्यूशन। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर है उसको फ्री हैंड दिया जाए और उसको ऑन बोर्ड रखा जाए सबसे ज्यादा, क्योंकि डॉलर की जरूरत उसको पड़ती है। और सारी चीजें मनी एक्सचेंजर भी जो है उनको भी किसी अम्ब्रेला में लाया जाए, वरना उन्हें मादर पिदर आजाद नहीं छोड़ा जाए। नसीम सिद्दीकी साहब आपकी नजर में कोई इससे बेहतर हाल? काशिफ साहब, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सियासत भी कंट्रोल कर रहे हैं, सहाफत भी कंट्रोल कर रहे हैं। हर चीज अगर आप कंट्रोल करेंगे, हर इदारे को अपना काम करने देना चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक। आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, आप किसी को सजा और जजा नहीं दे सकते। जब सजा और जजा का मामला नहीं होगा तो फिर के माफिया खुले फिरते रहेंगे, तो कोई भी मामला दुरुस्त नहीं हो सकता। मतलब आप ये तमाम अहबाब की जो गुफ्तगू मैंने समझी और जो मैं अपने देखने वालों के लिए कंक्लूड अगर कर पाऊँ, और अगर इससे किसी को मेरे अहबाब को इख्तलाफ हो तो अभी मुझे इंटरप्ट कर सकता है कि जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, एहतसाब का अमल नहीं होगा, उस वक्त तक कोई भी पॉलिसी जो सी है वो ऐसी कारगर नहीं हो सकती कि जिससे हम कहें कि कोई बहुत ज़्यादा असरात जो है वो आवाम तक पहुँच पाएंगे। और अगर आपने एहतसाब के अमल को लेके चलना है, आपने लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना है, लोगों के अंदर एक डिटरनेंस कायम होनी है, तो उसके लिए आपको फिर एक ऐसी स्ट्रिक्ट यार्ड सेट करनी पड़ेगी जिसमें तमाम ताकतवर हो या आम शहरी हो, उसको एक ही तरीके से देखा जा सके। ये ना हो कि ताकतवर के लिए कोई कानून और है, उसका एहतसाब का अमल कुछ और है और किसी का मामला और है। मैं समझता हूँ कि इससे हट के इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है कि पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर हो सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब आपका, आज़म मलिक साहब आपका, आदिल निज़ामी साहब आपका, इम्तियाज़ फरहान साहब आपका, आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहे। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।